नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज नए साल में ये मेरी पहली कहानी है क्राइम इन्वेस्टिगेशन की। सबसे पहले तो एक बार फिर से आप लोगों को नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल बहुत कामयाबी भरा हो आप लोगों के लिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था और आप लोगों ने भी मुझसे कहा था कि मुझे अपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन की इन स्टोरीज़ को कोई नंबर देना चाहिए, उसकी गिनती, ताकि पता चले कि कौन सी स्टोरी आई, कितने नंबर की स्टोरी अपलोड हुई। तो नए साल से बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। तो मैंने ये तय किया है कि अब मेरी हर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा उसमें कोई ना कोई नंबरिंग मैं दिया करूँगा, और वो सीरियल वाइज ही होगा, कोई ना कोई, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम नंबरिंग। तो आज स्टोरी नंबर 1 आप लोगों की खिदमत में पेश है। इस स्टोरी को लेकर कुछ भी प्रॉम्प्ट करना मुझे लगता है कि ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उससे स्टोरी कई बार थोड़ी रिवील होती है और हो सकता है कि आपको सुनने में उतना दिलचस्प न लगे। तो आइए बगैर किसी प्रॉम्प्ट के, बगैर किसी टीज़र के मैं इस पूरी कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की और जगह है विकास नगर एरिया। तो विकास नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है और इस शाखा में 16 दिसंबर की सुबह एक बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र तकरीबन 60-61 साल के आसपास की है, वो पहुंचती हैं। आने के बाद वो सीधे काउंटर पर जाती हैं। बैंक में जैसा कि आप लोग जानते हैं कई सारे काउंटर अगल बगल बने हुए होते हैं और स्टाफ्स जो है वो लोगों से डील कर रहे होते हैं, उनके काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही काउंटर पर एक लेडी एग्जीक्यूटिव बैठी हुई थी जिनका नाम है इंद्रानी। इंद्रानी के पास ये बुज़ुर्ग महिला पहुंचती हैं और अपने खाते को, पासबुक को आगे बढ़ाते हुए वो इंद्रानी से कहती हैं कि उनके अकाउंट में फ़िक्स डिपॉज़िट है और तकरीबन 13 फ़िक्स डिपॉज़िट उन्होंने कर रखे हैं। ये सारे के सारे 13 फ़िक्स डिपॉज़िट उन्हें तुड़वाना है और वो काउंटर पर बैठी हुई महिला से ये कहते हैं कि फ़िक्स डिपॉज़िट तुड़वा कर सारे पैसे उनके अकाउंट में इन कैश ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। काउंटर पर बैठी महिला पूछती है कि अच्छा अम्मा, कितने फ़िक्स डिपॉज़िट हैं आपके एग्जैक्ट और उसमें कितना अमाउंट है। तो महिला बताती है, रिपीट करती है कि 13 है और उसमें तकरीबन 1,30,00,000 रुपए हैं। तो ये सारा का सारा रकम जो है मुझे अभी चाहिए और सारा एफडी तोड़कर मुझे ये रकम आप अभी के अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये सुनकर काउंटर पर बैठी महिला थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उन्हें ये लगता है कि भाई, एक बुज़ुर्ग महिला को अचानक एकाएक इतने रुपयों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। 1,30,00,000 रुपए इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो वो महिला, ऑब्वियस सी बात है, किसी की पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो वो महिला बुज़ुर्ग कस्टमर से ये पूछती हैं कि अच्छा मैम, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगी प्लीज़। तो बुज़ुर्ग महिला बोलती है, हाँ हाँ बेटी बताओ। तो काउंटर पर बैठी एग्जीक्यूटिव कहती है कि अच्छा अम्मा, ये बताइए कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए इतने सारे, मतलब आप अचानक एफडी तुड़वा कर 1,30,00,000 आपको इंटरेस्ट का भी लॉस होगा, आप क्यों तुड़वाना चाहती हैं। तो बुज़ुर्ग महिला कहती हैं कि देखो, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये पैसे अपने बेटे को भेजने हैं, तो आप प्लीज़ इसे फ़ौरन लिक्विडेट कर दो और एफडी तोड़कर पैसे सारे मेरे अकाउंट में डाल दो। महिला एक ही बात की रट लगा रही थी, जिसे कहते हैं, बार बार इसी बात पर जोर दे रही थी कि मेरा काम करो, इधर उधर की बातें ना बनाओ, सवाल ना पूछो। अब जो इंद्रानी है, काउंटर पर बैठी क्लर्क, उनको शक तो हो ही रहा था कि महिला के जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत नॉर्मल नहीं है। पता नहीं क्यों वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जो है अपने अकाउंट में कैश चाहती हैं और किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रही हैं। लेकिन इंद्रानी डायरेक्टली इसे लेकर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इंद्रानी के मन में ये सवाल इसलिए ज़्यादा उठ रहा था क्योंकि आप लोगों ने देखा सुना होगा, हाल के दिनों में डिजिटल अरेस्ट के बेशुमार मामले सामने आए और सामने आ रहे हैं, जिसमें बदमाश जो हैं वो लोगों को डरा धमका कर उनको डिजिटली अरेस्ट करते हैं। देखा जाए तो टेक्निकली डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि कानून में इसकी कोई जगह नहीं है।
लेकिन सच ये है कि जुर्म की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट होता है। इसमें बदमाश क्या करते हैं कि लोगों को डरा धमकाकर कन्फाइंड कर देते हैं, उनको उनके घर में, उनके कमरे में ही जो है वो सीमित रहने के लिए, बंद रहने के लिए कहते हैं और उनको डरा धमकाकर उनके सारे पैसे जो है हड़पने की, वसूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैसा कैश में तो नहीं ले सकते, उनके घर तो नहीं आ सकते लेने के लिए, रैंडमली किसी को भी टारगेट करते हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट करके पैसे वो ठग अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा ले। तो इंद्रानी को ये लग रहा था कि हो सकता है कि इस बुजुर्ग महिला को भी डिजिटली अरेस्ट किया गया है और ये महिला डर के मारे या किसी प्रेशर में ये काम कर रही है कि 1,30,00,000 रुपए वो एफडी से तोड़वा रही हैं। महिला जो है वो इस काम को थोड़ा डिले कर रही थी और जो बुजुर्ग महिला है उनको कहा कि आप एक बार रुकिए, मैं अपने बैंक मैनेजर से बात करूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो है तुरंत एक बार में एफडी तोड़कर आपको देना संभव नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसे मुझे पूरा करना होगा। तो ये जो बुजुर्ग महिला थी कस्टमर, वो चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी रेस्टलेस दिखाई दे रही थी, यानी बेचैन थी। उनको ये लग रहा था कि यार ये क्या मामला है, मेरे ही पैसे लेने के लिए मुझे इतना ये लोग रुला रहे हैं। तो वो थोड़ा इरिटेटेड भी लग रही थी। लेकिन इंद्रानी ने समझदारी से काम लिया और वो फ़ौरन उठकर गई अपने बैंक मैनेजर के पास और बैंक मैनेजर अपने चैम्बर में, अपने कमरे में बैठे हुए काम कर रहे थे। उनका नाम है श्रवण राठौर। तो श्रवण राठौर के पास जब इंद्रानी गई तो श्रवण के कमरे में और भी कई सारे ग्राहक बैठे हुए थे। इंद्रानी ने उनसे अकेले में थोड़ी बातचीत की, क्योंकि हर ग्राहक की अपनी प्राइवेसी होती है, तो सारे लोगों के सामने महिला की केस स्टडी नहीं बता सकती थी। तो थोड़ा सा रुक कर इंद्रानी ने उनको सारी बातें बताई और ये बताया कि सर, एक महिला आई हुई है और इस तरह से इतनी भारी रकम जो है वो एफडी तोड़वा देना चाहती हैं और मुझे शक हो रहा है कि वो डिजिटली अरेस्ट हैं, तो आप प्लीज़ इस मामले में कुछ कीजिए। श्रवण राठौर जो है अब बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, वो एक्शन में आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, उस महिला को ये बताओ कि वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल ग्राहक हैं और पुरानी ग्राहक हैं बैंक की, और चूंकि इतने पैसे भी उन्होंने बैंक में रखे हुए हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं, तो पैसा उनको मिल जाएगा। एक बार थोड़ी देर बैंक मैनेजर साहब उनसे मिलना चाहते हैं, ऐसा उनको बताओ। तो इंद्रानी ने फिर से जाकर उस लेडी कस्टमर से ये कहा कि मैम आइए, मैनेजर साहब आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद बुजुर्ग महिला जो है वो मैनेजर के कमरे में गई और मैनेजर जो अब तक कुछ और ग्राहकों से मिल रहे थे, उनसे फ्री होने के बाद, फारिग होने के बाद, उन्होंने इस बुजुर्ग महिला से बातचीत करने की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अच्छा मैम, ये बताइए कि आप ये एफडी क्यों तोड़वा रही हैं, इतनी बड़ी रकम आपको क्यों चाहिए। तो लेडी ने वही जवाब दिया कि देखिए ऐसा है, मुझे ये पैसे अपने बच्चों को देने हैं और मैं इसलिए तोड़वा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ और आपको नहीं बता सकती। तो बैंक मैनेजर ने ये कहा कि देखिए मैम, ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप हमें एग्जैक्ट रीज़न बताएं, जैसा कि आप बता रही हैं कि बच्चों को देना है, लेकिन क्यों देना है, कहाँ देना है, कब देना है, कुछ अगर और वेयर अबाउट्स बताएं तो हो सकता है कि हम कोई और रास्ता निकालें, कोई वे आउट निकालें जिससे आपको ये एफडी तोड़वाने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप अपने बच्चों की मदद भी कर पाएँ। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप हमें बताइए। तो लेडी ने कहा कि नहीं देखिए, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकती, बस इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मेरे पास मेरे बच्चे का बैंक खाता है, उस बैंक खाते में ही मुझे ये पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि ठीक है, हमें बैंक खाता दीजिए, क्योंकि बैंक मैनेजर ये देखना, जांचना चाह रहे थे कि वो बैंक खाता किस बैंक का है और क्या वाकई वो उनके बेटे के नाम का है या नहीं है। तो उनके मन में तो सवाल था ही, तभी उन्होंने इस बुजुर्ग महिला को बातचीत करने के लिए बुलाया था। तो महिला रिलक्टेंट थी, पहले वो खाता नंबर भी नहीं दे रही थी। फिर बैंक मैनेजर ने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, आपको जिस खाते में भी नंबर भेजना है उसका कोई चेक का फोटोग्राफ या बैंक खाते का कोई स्क्रीनशॉट आपको आपके बेटे ने भेजा होगा, तो आप हमें वो स्क्रीनशॉट या चेकबुक का फोटोग्राफ वो दिखा दीजिए, जिससे हम उसको वेरीफाई कर पाएँ, क्योंकि आप जब पैसे भेजेंगी तो हमारे ज़रिए ही भेजेंगी, तो हमें उस खाते को तो एक बार वेरीफाई करना ही होगा। तो महिला जो है वो बता रही थी कि हाँ, मुझे डिटेल तो उस खाते का है मेरे पास, लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। बैंक मैनेजर जो है वो बार बार ये कह रहे थे कि ठीक है, आपके मोबाइल में वो है, मैम मुझे दे दीजिए एक बार मोबाइल, मुझे दिखा दीजिए व्हाट्सएप खोलकर। अब ये महिला जितनी बार उनसे मोबाइल मांगती तो उतनी बार वो छिपाने की कोशिश करती मोबाइल। इससे जो है बैंक मैनेजर का शक इस बुजुर्ग महिला पर और गहरा हो गया और बैंक मैनेजर को ये लगने लगा कि जिस तरह से सीक्रेटिव तरीके से और ढके छुपे तरीके से ये महिला अपने मोबाइल को छिपाना चाह रही है, अकाउंट का डिटेल नहीं बताना चाह रही हैं, वो ये इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये महिला ज़रूर डिजिटली अरेस्टेड है, लेकिन वो अपना मुंह खोलकर पूरा सच नहीं बता रही है। ऐसे में बैंक मैनेजर ने एक चाल चली, एक साइकोलॉजिकल दांव उन्होंने खेला।
और ये दांव बड़ा कारगर साबित हुआ। आप भी सुनिए और सोचिए कि इस तरह की बातें किसी इंसान को कितना हिट करती हैं, खासकर उस इंसान को जो इंसान वाकई कहीं ट्रैप्ड हो, डिजिटली फंसा हुआ हो। बैंक मैनेजर ने इस बुजुर्ग महिला से ये कहा कि अच्छा मैम एक बात बताइए, आपने जो खाता नंबर दिया था वो तो हमने जांच करके देख लिया, वो खाता नंबर हमें सही नहीं लग रहा है, जेन्युइन नहीं लग रहा है। और इसके लिए बैंक मैनेजर ने एक डमी बॉक्स में वो खाता नंबर एंटर भी किया और चेक किया, चेक करने का ड्रामा किया, और उन्होंने कहा कि ये खाता नंबर जो है वैलिड नहीं है। तो जिसने भी आपको ये खाता नंबर दिया है, एक बार उससे आप रिकन्फर्म करने की कोशिश कीजिए कि ये जेन्युइन खाता नंबर है या नहीं है। और तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। महिला ने कहा कि हाँ हाँ ठीक, बताइए। इस बीच हुआ क्या कि जब महिला से बातचीत हो रही थी बैंक मैनेजर की, तो बैंक मैनेजर ने उनको एक कप ऑफ कॉफ़ी भी ऑफ़र की थी। और कॉफ़ी ऑफ़र करने के बाद बातचीत को थोड़ा सा लंबा खींचने का वक्त मिल गया, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जब कभी टेबल पर आती है तो जाहिर है उसके बनकर आने में थोड़ा समय लगता है। और जब इंसान चाय या कॉफ़ी पीते हुए गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो थोड़ी रिश्तों में जो है वो सहजता आ जाती है। ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। तो महिला ने उस कॉफ़ी के लिए जो ओके कर दिया था, तो बैंक मैनेजर ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि ये अब थोड़ी खुलकर हमसे बात कर सकती हैं। अब जब बातचीत चल ही रहा था, वो बैंक मैनेजर लगातार उनसे सवाल जवाब कर ही रहे थे। इस बीच बैंक मैनेजर ने एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस महिला को दिया। उन्होंने ये कहा कि अच्छा मैम एक बात बताएं कि अगर इतना सारा पैसा जो आपके पास है, तकरीबन 1,30,00,000 जैसा कि आप बता रही हैं, ये सारा पैसा अगर 5 मिनट में किसी ऐसे खाते में चला जाए जो फिर कभी आपको वापस न मिले, आपका पैसा अगर कहीं डूब जाए, तो आप क्या करेंगी अगर ऐसा हुआ तो? यह सुनकर महिला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो महिला पहले से ही बेचैन थी, तनाव में थी। अब ये बात सुनकर महिला और परेशान हो गई। महिला को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। इस बीच उन्होंने महिला से ये कहा था कि अच्छा आप एक बार जो है इस खाता नंबर को कंफर्म कीजिए, क्योंकि हमारे बही खातों में आपने जो खाता नंबर हमें दिया है, जिस खाते पर पैसा आरटीजीएस करके ट्रांसफ़र करना है, एफडी तोड़कर, वो खाता नंबर वैलिड नहीं लग रहा है। तो महिला से जब कंफर्म करने के लिए कहा, तो महिला उस चेंबर में बैठकर अपने बेटे को फ़ोन नहीं लगा रही हैं। महिला चेंबर से उठकर बाहर गई और बाहर भी बैंक से भी बाहर चली गई। और बैंक से बाहर जाकर, बैंक के बाहर बरामदे में खड़ी होकर, एक कोने में जाकर वो बहुत ही खुफिया तरीके से किसी से फ़ोन पर बात करने लगी। और बात करके वो उसे खाता नंबर ख़राब होने और गलत होने की बात बता रही थी। अब बैंक मैनेजर खुद तो बाहर नहीं जा सकते थे महिला के पीछे पीछे, फिर तो महिला को शक हो जाता। तो बैंक मैनेजर ने इशारों ही इशारों में 4th ग्रेड एम्प्लॉय को बुलाया, जो बैंक का पियोन होता है, और उसे कहा कि एक बार जाकर वहाँ दूर में खड़े हो जाओ, बिल्कुल पास मत जाना, और ये सुनने की कोशिश करना कि ये महिला किससे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं। तो वो एम्प्लॉय जो है वो बाहर गया महिला के पीछे पीछे, और उसने सुना कि वाकई वो महिला किसी आदमी से ये कह रही हैं कि एफडी तोड़वा कर आपको देने में दिक्कत हो रही है क्योंकि नंबर आपका गलत है। और वो आदमी जो फ़ोन के दूसरी तरफ है, वो बार बार महिला को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नंबर बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। तो खैर, ये तो एक बीच का एपिसोड है। अब ये सब कुछ करने के बाद महिला फिर से बैंक मैनेजर के पास आई, क्योंकि उनको एफडी तो तोड़वानी ही थी। और तब तक जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बैंक मैनेजर उनके साथ कर चुके थे। महिला जो है अंदर आकर बैठ गई और बहुत बदहवास, बहुत परेशान नजर आने लगी। बैंक मैनेजर को लगा कि अब यही सही समय है कि उनको सच बताया जाए। बैंक मैनेजर ने उनसे ये कहा कि देखिए, आप जिस तरह से एफडी तोड़वा कर किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे डालने की कोशिश कर रही हैं, और आप उस अकाउंट के बारे में हमें कंफर्म नहीं बता रही हैं, आप बाहर जाकर उससे बात कर रही हैं, जो अकाउंट नंबर आपने हमें दिया है वो गलत भी है, ये सारी चीज़ें ये इशारा कर रही हैं कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, आप कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में हैं। तो मैं आपके बैंक का मैनेजर हूं, आपके पैसों का मैं कस्टोडियन हूं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे और आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करूंगा, मैं पुलिस की मदद लूंगा और आपको पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। आप ये सच सच बताएं कि क्या आप वाकई किसी दबाव में हैं, या किसी ने आपको डिजिटली अरेस्ट कर रखा है, कोई आपसे ये रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए आप पर दबाव बना रहा है। ये सारे सवाल पूछने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। महिला की जुबान से एक शब्द बाहर नहीं निकले। वो बदहवास चुपचाप बैठी रही देर तक। और उसके बाद महिला ने कहा कि
हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं 4 दिनों से घर की चारदीवारी में कैद हूँ और आज 5वां दिन है मैं घर से बाहर निकली हूँ। इन 4 दिनों में मैं किसी से नहीं मिली हूँ और मुझे ये पैसे अपने बेटे को नहीं भेजने हैं, बल्कि मुझे ये पैसे कुछ लोग मुझसे लेना चाह रहे हैं इंक्वायरी के नाम पर, और उन्होंने मुझे ये भरोसा दिया है कि ये पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। बैंक मैनेजर ने पूछा कि अच्छा, जो भी लोग आपसे ये पैसे चाहते हैं उन्होंने आपको क्या कहा है, आप क्यों इतना घबराई हुई हैं, आप क्यों ये पैसे ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो बैंक मैनेजर को इस बुज़ुर्ग महिला ने जो कहानी सुनाई, वो कहानी अपने आप में बहुत नई तो नहीं है, लेकिन बहुत शॉकिंग ज़रूर है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये कहानी इतनी शानदार तरीके से या इतनी कसावट के साथ ये जालसाज, ये ठग बुनते हैं कि उस कहानी को सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर को। अब जाहिर है, अब तो हम 2026 में हैं, तो दिसंबर जब मैं कह रहा हूं तो 2025 की बात कर रहा हूं। 11 दिसंबर को इस महिला के पास एक फ़ोन आता है। बुजुर्ग महिला का नाम है उषा शुक्ला, जो एक रिटायर्ड टीचर हैं। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। बेटा है जो अन्यत्र कहीं रहता है, बहू है, घर में और भी लोग हैं। तो हुआ यूं कि 11 दिसंबर को इस बुजुर्ग महिला के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स एक पर्टिकुलर नंबर इनको बताता है, उषा शुक्ला को, और कहता है कि ये नंबर क्या आपके पति का है। तो उषा शुक्ला कहती है कि हाँ, मेरे पति का है और इस वक्त तो मेरे ही पास है, क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो उधर से फ़ोन करने वाला शख्स ये बताता है कि देखिए, ऐसा है, आपके इस नंबर का इलीगल मनी ट्रांजैक्शन में, यानी हवाला कारोबार में इस्तेमाल हुआ है और तकरीबन 50 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें आपके पति का मोबाइल नंबर यूज़ हुआ है। और ये जो हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है, इस हवाला ट्रांजैक्शन के पैसे आतंकवादियों के खाते में गए हैं, जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक और नई दिल्ली में जो लाल किले पर हमला हुआ था, उस अटैक को, लाल किले के पास जो हमला हुआ था, माफ़ कीजिएगा, लाल किले पर नहीं, लाल किले के पास जो टेरर अटैक हुआ था, उसमें इन 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्लियरली एक इलीगल एक्ट है और इसमें अब आपकी गिरफ्तारी तय है। अब बुजुर्ग महिला जो एक रिटायर्ड टीचर हैं, अब दुनियादारी से, न्यूज़ की दुनिया से उनका उतना वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। वो जब ये बात फ़ोन पर सुनती हैं तो वो घबरा जाती हैं। वो इन लोगों को, उन अनजान लोगों को ये कहती है कि नंबर तो मेरे पति का है ज़रूर, लेकिन मेरे नंबर तो पति अब इस्तेमाल भी नहीं करते, नंबर मेरे ही पास रहता है और मैं अपने घर वालों से थोड़ी बहुत बातचीत करती हूँ इस नंबर से, और मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, तो मेरे इस नंबर का मिसयूज़ कैसे हो सकता है। तो वो जो फ़ोन करने वाले शख्स होते हैं वो ये बताते हैं कि देखिए, आपने मिसयूज़ किया नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन ये सच है कि ये नंबर आपके पति का है और आप इसको यूज़ कर रही हैं, तो इस नंबर का गलत इस्तेमाल तो हुआ है और इसमें आपकी अरेस्टिंग तय है। और हम सीबीआई की तरफ से बोल रहे हैं, सीबीआई के ऑफिसर हैं जो हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर वो लोग इस महिला को बताते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए, हम आपसे आमने सामने बात करना चाहते हैं और वीडियो कॉल पर हम आपसे बात करेंगे। इस नंबर को, जिस नंबर के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, आपके पतिदेव का नंबर, इस नंबर को फिलहाल आप स्विच ऑफ कर दीजिए। इसके बाद व्हाट्सएप पर वो सारे लोग जो अपने आप को ठग बता रहे होते हैं, उनमें से एक आदमी पुलिस की वर्दी में इस महिला के साथ वीडियो कॉल पर अपीयर होता है। जहां पर वो शख्स बैठा हुआ होता है, उसके पीछे बाकायदा दीवार है जिसमें झंडे लगे हुए हैं और सीबीआई का फेक लोगो लगा हुआ है, लाइट जल रही है, टेबल है दफ्तर का, ये सब कुछ उस वीडियो कॉल में दिखता है। और वो आदमी जो सीबीआई ऑफिसर खुद को बताता है, वो खाकी वर्दी में बैठा हुआ है। आमतौर पर सीबीआई के ऑफिसर जो है वो खाकी वर्दी में नहीं होते, तो वो खाकी वर्दी में बैठा हुआ है सीबीआई का वो ऑफिसर, और वो फिर इस बुजुर्ग महिला से बातचीत करके बताता है कि देखिए, आपके पति के इस नंबर का मिसयूज़ हुआ है और आपके बेटे ने शायद इस काम को किया है। इस मामले में आपके बेटे की गिरफ्तारी तो तय है, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और वो भी टेरर फंडिंग के लिए, ये एक ऐसा जुर्म है जिसमें आपके बेटे की पूरी उम्र जो है वो सलाखों के पीछे निकल जाएगी और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगी। अब वो महिला जो है, उनकी हालत काटो तो खून नहीं वाली होती है, उषा शुक्ला की। वो एक तरह से रोने लगती हैं। तब ये पुलिस ऑफिसर, फेक पुलिस ऑफिसर, उस महिला को ये बताता है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं अपनी किसी सीनियर से आपकी बात कराता हूँ। आप चूँकि बुज़ुर्ग महिला हैं, अकेली हैं और आप हमें इनोसेंट लग रही हैं, तो हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और आदमी
वीडियो कॉल पर ज्वाइन करता है, वो और बड़े ऑफिसर के तौर पर अपने आप को दिखाता है, और ये जो दूसरा बंदा होता है वो सरसर करके उस दूसरे वाले ठग से बात करता है, पहला वाला आदमी। बातचीत करते करते ये दोनों मिलकर इस महिला के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और कहते हैं कि अब जब तक हम आपको न कहें आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके घर में मेड सर्वेंट आती है तो मेड सर्वेंट को भी अभी 4-5 दिनों के लिए, जब तक कि हमारा काम इन्वेस्टिगेशन का पूरा ना हो जाए, आप 4-5 दिनों के लिए जो है मेड सर्वेंट को भी घर में एंट्री नहीं देंगी। बुजुर्ग महिला उषा शुक्ला की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। वो बहुत परेशान हैं। अब ये दोनों ऑफिसर ये कहते हैं कि देखिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हम अपने सीनियर ऑफिसर के पास आपको लेकर जाना चाहते हैं, वो आपके केस को, वो एक बार उनसे हम चर्चा कर लेते हैं ताकि हम आपकी मदद कैसे करेंगे ये हम उसका तरीका ढूंढेंगे। क्योंकि आप हमें कोऑपरेट कर रही हैं और आप बुज़ुर्ग ईमानदार महिला लगती हैं, तो हम आपके बेटे की और आपकी भी मदद करेंगे, क्योंकि आपका रवैया हमारे साथ पॉजिटिव है। महिला को बड़ी राहत मिलती है, उसको लगता है कि ठीक है यार, ये लोग सीबीआई से हैं तो ज़रूर, और मामला गड़बड़ भी है, मेरे बेटे ने मेरे पति के नंबर का गलत इस्तेमाल भी कर दिया है या हो गया है, लेकिन ये लोग कोऑपरेट करके मेरी मदद करना चाहते हैं। तो महिला उन पर भरोसा भी करती है, डरती भी है, भरोसा भी करती है। अब ये लोग एक लेडी ऑफिसर के पास इस केस को लेकर जाने का नाटक करते हैं। ये सब कुछ वीडियो कॉल पर हो रहा है, और जब वो लेडी ऑफिसर के पास जाते हैं तो लेडी ऑफिसर इनसे पूछती है, इन अपने दूसरे लोगों से जो उसके जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं। असल में सब ठगों का गैंग है, लेकिन ड्रामा का एक हिस्सा है। तो लेडी ऑफिसर इनसे कहती है कि ये क्या बना रखा है मजाक तुम लोगों ने, कैसे तुम इस केस को लेकर यहाँ पर चले आए, इस मामले में फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए लोगों को, तुरंत गिरफ्तार करो और पुणे इसको लेकर आओ, इस महिला को। ये लेडी ऑफिसर ये सारी बातें चीखते चिल्लाते हुए ये कहती हैं। अब जब वो बुज़ुर्ग महिला ये बात सुनती है तो वो और घबरा जाती है, लेकिन ये लोग उस लेडी ऑफिसर को ये कन्विंस करते हैं कि नहीं सर, वो मैडम काफ़ी ऑनेस्ट हैं, जेन्युइन है और वो कोऑपरेट कर रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि डिजिटली ही और ऑनलाइन ही उनके मामले को हम रिजॉल्व कर पाएँ। तो लेडी ऑफिसर जो है थोड़ा नाराज़ होती हैं, लेकिन उनको गो अहेड कह देती हैं। इसके बाद वो महिला सीन से बाहर हट जाती है, वो लेडी ऑफिसर। बुजुर्ग महिला को ये दोनों कहते हैं कि देखिए आपके पूरे खाते की अब हमें जांच करनी पड़ेगी, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो आपके कहाँ कहाँ पर कितने कितने बैंक खाते हैं हमें बताइए। ये महिला अपने पीएनबी के बैंक खाते के बारे में बताती है, कुछ एक और बैंक खातों के बारे में बताती हैं, और ये बताती हैं कि पीएनबी में मेरे सबसे ज़्यादा तकरीबन 1,30,00,000 की रकम जो है वो पड़ी हुई है, जो मेरे पति ने मेरे लिए करवाए थे, और वो एफडी है। तो ये लोग ये कहते हैं कि देखिए ये पैसे आपके सुरक्षित रहेंगे, लेकिन चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और आपके खाते में क्या इस्तेमाल हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें अब हमें इंक्वायरी करके देखनी है। तो ये सारे के सारे पैसे जो भी एफडी में हैं, ये सारा एफडी तोड़वा कर आप केनरा बैंक का हम एक खाता आपको दे रहे हैं, उस खाते में आप सारा पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, और 2 से 3 दिन हम इस मामले की इंक्वायरी करेंगे। और चूंकि आप बता रही हैं कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो आप ऑनेस्ट हैं, तो आपको आपके इंक्वायरी के बाद ये सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले जांच पड़ताल के लिए हमें वो सारा पैसा आपको ट्रांसफ़र करना होगा। बुजुर्ग महिला को वो ये बताते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो हमारी सीबीआई की टीम आपके घर पहुंचेगी सीधे उत्तर प्रदेश, और आपको वहां से गिरफ्तार करके यहाँ पुणे लेकर आया जाएगा। सूनर और लेटर हम आपके बेटे को भी अरेस्ट करेंगे, और फिर बेटे को तो सज़ा ऐसी होगी कि फिर उसके बचने की गुंजाइश नहीं है। ये सब सुनकर महिला जो पहले से ही डरी हुई थी वो बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलो ये लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, मेरे पैसे इंक्वायरी के लिए मांग रहे हैं और वापस मुझे दे देंगे, तो इस महिला को एक उम्मीद बनती है। ये लोग उसको बताते हैं कि देखिए चूँकि आप अच्छी महिला हैं, समझदार हैं, हमें कोऑपरेट कर रही हैं, इसलिए हम भी आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आप चुपचाप पैसा हमें ट्रांसफ़र कीजिए और किसी को इसके बारे में जिक्र मत कीजिएगा। सबूत के तौर पर वो कुछ आतंकवादियों की, सस्पेक्टेड आतंकवादियों की तस्वीर इस महिला को व्हाट्सएप पर ही भेजते हैं, और साथ ही सीबीआई और ईडी के कम्युनिकेशन का और जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा चेन है उसको इस्टेब्लिश करने वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसकी इशारा करने वाले इस नंबर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इस महिला को भेजते हैं, और कहते हैं कि आपके पास ये टाइम है, आप ये सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, और देखकर हमारे सामने इसको आप व्हाट्सएप से डिलीट कीजिए, क्योंकि हम ये गुड फेथ में आपको भेज रहे हैं, कायदे से आपको भेजने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो महिला देखती है आतंकवादियों की तस्वीर, और फिर वो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जिसमें 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, इनके नंबर का इस्तेमाल, वो सारी बातें लिखी हुई है। पढ़ी लिखी क्वालिफाइड महिला है,
उषा शुक्ला रिटायर्ड टीचर हैं, वो देखकर सारी चीज़ें पढ़ती हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो है उनके उस भरोसे को, विश्वास को और बढ़ा देती हैं, जिसमें उनको लगता है कि उनके बेटे ने जाने अनजाने कोई गलती ज़रूर कर दी है और वो बुरी तरह फंस चुकी हैं। इसके बाद इस महिला को ये बताते हैं कि देखिए, फ़िलहाल तो आप हमारी हिरासत में हैं और आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक नहीं निकलेंगी जब तक कि आपको मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंक न जाना पड़े, और आप हमें रोज़ सुबह और शाम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग लिखेंगी और तकरीबन हर घंटे आई एम सेफ का मैसेज लिखेंगी। अपना मोबाइल फ़ोन आप जो है हमेशा स्विच ऑन रखेंगी और हमारे रेंज से, रडार से आप बाहर नहीं जाएंगी। अगर आपने हमारी ये सारी बातें मानी, ये सारी शर्तें मानी, तो फिर आप बचेंगी, और अगर नहीं मानेंगी तो आप पर जो कानूनी गाज गिरेगी उससे आपका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। महिला सारी बातें हूबहू मानती हैं और 11 दिसंबर से 15 दिसंबर यानी 4 दिनों तक वो पूरी तरह से कन्फाइंड रहती हैं। 4 दिनों तक वो पूरी तरह से डिजिटली अरेस्टेड रहती हैं। 16 तारीख को उन लोगों के कहे मुताबिक वो बैंक जाती हैं और अपने बैंक खाते से 1,30,00,000 रुपए एफडी तुड़वा कर केनरा बैंक के एक पर्टिकुलर खाते में भेजने की कोशिश करती हैं, जो खाता असल में ठगों का है। लेकिन 1,30,00,000 रुपए जब वो एफडी तुड़वा कर आरटीजीएस करने जाती हैं, उस समय बैंक वालों की सजगता से, चौकसी से ये महिला वो खाते को नहीं तुड़वा पाती, एफडी को नहीं तुड़वा पाती। और आखिरकार वो सारा सच पहले बैंक मैनेजर को बताती हैं और फिर बैंक मैनेजर और बैंक के एम्प्लॉयज़ पुलिस को बताते हैं। इस तरह से एक बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला फेल हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि पीएनबी के स्टाफ जो है वो सजग सतर्क थे। और पीएनबी के ऑफिसर्स ये बताते हैं कि वो तकरीबन 1 या 1.5 साल से अपने सारे स्टाफ्स को इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। ये बता रहे थे कि डिजिटली अरेस्टेड आदमी किस तरह से परेशान होता है और वो कैसे बल्क में अपना बड़ा अमाउंट जो है वो तुड़वाने की कोशिश करता है, और सवाल जवाब करने पर वो आसानी से जवाब भी नहीं देता। आपको बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो बैंक वालों ने वो ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग का नतीजा ये हुआ कि बैंक के फर्स्ट काउंटर पर बैठी हुई क्लर्क इंद्रानी ने इन बुजुर्ग महिला को देखकर उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी असलियत को भांप लिया और इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ की ठगी होने वाली थी। तो थैंक्स टू पीएनबी एंड लखनऊ पुलिस एंड थैंक्स टू दोज एम्प्लॉयज़ ऑफ पीएनबी, इंद्रानी और इसके अलावा ब्रांच मैनेजर श्रवण राठौर। और ये थी कहानी, जो थी तो क्राइम की कहानी, लेकिन साल की पहली कहानी के तौर पर ये एक न्यूज़ पॉजिटिव है, जिसमें बड़ी घटना जुर्म की जो होते होते रह गई। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए साल पर भी हमारा आप लोगों से सवाल जवाब का और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, उनके जवाब देने का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।